हेलो एंड वेलकम टू टी आर एडुकेमी। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत का भूगोल इस पर आधारित एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, भारत का स्थिति और विस्तार एक ऐसा टॉपिक है भारत के भूगोल का जहां से फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपके रेलवेज़ के हो या फिर एसएससी के। सभी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस है किसी न किसी तरीके से यहाँ से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। यहाँ पे इस वीडियो में हमने सारे के सारे प्रश्न शामिल करने की कोशिश की है। जो है क्वेश्चंस है यहाँ पे सारे बेसिक से लेकर एडवांस सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है, हमारे भारत का जो लोकेशन है किस महाद्वीप में आता है। तो जो हमारा भारत है ये एशिया महाद्वीप में आता है। और आपको इसके साथ साथ पता होना चाहिए कि जो विश्व है उसमें कितने महाद्वीप है। तो देखिए, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में पूरे के पूरे जो कुल महाद्वीप है वो 7 होते हैं। कौन सी जी, जो रेड कलर में दिख रहा है आपको ये है एशिया। इसके बाद में ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको ये है अफ्रीका, ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। इसके साथ में ये यूरोप। इस तरह से 7 के साथ जो महाद्वीप है इनकी लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी। अगर हम सबसे बड़े यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है हमारा एशिया महाद्वीप, जहाँ पे हमारा प्यारा भारत लोकेटेड है। साथ ही सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो भारत है, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों, जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ग्लोब, यहाँ पे इस तरह से देखिए, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा या फिर लाइन ऑफ इक्वेटर। इसकी जो लाइन ऑफ इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा देख रहे होगे आप, ये इसको कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का हिस्सा है ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप भारत की लोकेशन देखेंगे तो आपको ये भारत दिख रहा होगा। जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध का एक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्षांश रेखा होती क्या है। जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये काल्पनिक रेखाएं होती है। अगर आप अक्षांश रेखा की बात करें तो अर्थ पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही होगी इस तरह से, इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक इस तरह से हॉरिजॉन्टली फैली हुई होती है या फिर हॉरिजॉन्टली परस्पर एक दूसरे से समांतर पैरेलल बिछी हुई होती है। अगर हम ग्लोब में टोटल अक्षांशों की बात करें तो टोटल जो अक्षांश रेखाएं होती है वो होती है हमारी 181। तो ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसके बारे में, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, भारत देशांतर दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है। अगर हम देशांतर दृष्टि से बात करें तो जो भारत है, भारत स्थित है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अब देखिए, देशांतर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप। जो देशांतर होते हैं ये होते हैं आपकी वर्टिकल लाइन। देखिए, इस तरह से वर्टिकल लाइन यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है इनको कनेक्ट करने वाली जो लाइनें होती हैं इन्हें ही हम कहते हैं देशांतर लाइन। अब ये जो देशांतर लाइन है ये भी काल्पनिक रूप से होती है, लेकिन ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कनेक्ट करती है। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी संख्या जो होती है 360 है और ये हर एक देशांतर लाइन एक दूसरे से 1 डिग्री के डिस्टेंस पे बिछी हुई होती है। ये भी बात आपको याद रखना है देशांतर रेखाओं के बारे में। भारत और भूमध्य रेखा के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो भारत और भूमध्य रेखा जो है लाइन ऑफ इक्वेटर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 876 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, भारत और इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो चीज़ है। देखिए, ये जो लाइन ऑफ इक्वेटर दिख रही है आपको, ये और ये जो हमारा प्यारा भारत है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है आपका 876 किलोमीटर। तो एग्ज़ाम्स में ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसके बारे में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये चीज़ याद रखना है आपको। उत्तरी अक्षांश ये जो मेंशन किया है यहाँ पे, नॉर्थ जो है, ये चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए जो भारत की लोकेशन है, जोग्राफिक लोकेशन, उस हिसाब से
ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको कहते हैं हम अक्षांश। और जो वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, इनको कहते हैं हम देशांतर लाइन। अगर आप नीचे वाली देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ये नीचे वाला। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में देखोगे आप 37 डिग्री और 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहा है। अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर में आप देखोगे ये वर्टिकल लाइन। अगर आप पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो पूर्व वाला हिस्सा यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्व देशांतर की बात कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो अगर हम भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें, अभी देखे हमने 68.7 यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ये किस तरह से हो रहा है, इधर पश्चिम में और इधर पूर्व में, इनके बीच का ये अक्षांशीय या फिर देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल होता है, पूरे एरिया का बात कर रहा है यहाँ पे, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर या फिर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। अगर हम देखें भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है, तो भारत जो आता है वो 7th रैंक आता है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा देख लो आप, भारत में जो सबसे बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हैं, और पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है, उसके बाद में कनाडा, फिर चाइना, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूएस, इसके बाद में आता है ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है हमारा प्यारा भारत 7वें नंबर पे। अगर हम भारत की बात करें तो दक्षिण एशिया जो होता है उसमें सबसे बड़ा भारत देश है। ठीक है, दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। अगर एशिया में बात करें तो एशिया में सबसे बड़ा होता है चाइना, उसके बाद में आता है हमारा प्यारा भारत। तो एशिया में दूसरे नंबर पे, दक्षिण एशिया में फर्स्ट नंबर पे, और पूरे विश्व में 7वें नंबर पे। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। अभी हमने देखा है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो है द्वितीय, यानी कि 2nd नंबर पे। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 यानी कि 2.42% इसका पूरा क्षेत्रफल होता है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर है। अब यहाँ पे विस्तार की बात कर रहा है उत्तर से दक्षिण का। अगर हम बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण तक का ये जो विस्तार है ये पूछा जा रहा है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से 3214 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्तार है ये पूछा जा रहा है। तो इसकी लंबाई कितनी है 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर। अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार होता है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर। इसको हम चौड़ाई कहेंगे और इसको हम कहेंगे लंबाई। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है। अभी हमने देखा भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है जिसको हम चौड़ाई कहते हैं, तो ये कितना है टोटल 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है। अब भारत की स्थल सीमा की बात कर रहा है, जो भारत के जो राज्य है, जो अन्य जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज बोल सकते हो आप, उनकी स्थल सीमा की बात कर रहा है। तो इसकी टोटल जो लंबाई है ये कितनी है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर जो है ये पूरी की पूरी बाउंड्री लाइन होती है हमारी अन्य देशों के साथ में लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, ये जो भारत की स्थल सीमा है ये अन्य देशों के साथ में जो लगी हुई है इसके बारे में पूछा जा रहा है। कितनी है ये 15,200 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है। अब यहाँ पे भारत के कुल तटीय भाग की बात कर रहा है। अब जो भारत है दो तरीके से आता है, एक भारत होता है जो पूरा
जहाँ पे हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी समावेश होता है। साथ ही अगर आप भारत के मुख्य भूमि की बात करें तो वो चीज़ अलग होती है। अब यहाँ पे भारत के कुल तटीय भाग की बात कर रहे हैं, यानी कि ये पूरे जो द्वीप समूह हैं प्लस भारत, प्रायद्वीपीय भारत प्लस द्वीप समूह, इन सभी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल कोस्टल जो एरिया होता है या फिर लेंथ होती है, कोस्ट लाइन बोलते हैं जिसको हम, उसकी बात कर रहा है। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, कोस्टल लेंथ, ये होती है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, ये इसकी टोटल लेंथ होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके अलावा जो हम लेंथ की बात कर रहे थे, ये जो लेंथ है ये दक्षिणी यहाँ से लेकर ये जो पूरा का पूरा जो आपको एरिया दिख रहा है ये होता है आपका तटभूमि। साथ में यहाँ पे जो लक्षद्वीप दिख रहा है और यहाँ पे अंडमान निकोबार, इन द्वीप जो है ये इन द्वीप के जो तटीय क्षेत्र है इनको इंक्लूड करके ही आपका पूरा का पूरा ये इतना डिस्टेंस बनता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है। अब यहाँ पे इस बार पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि यानी कि सिर्फ इस बार भारत जो मेन भारत है, मेनलैंड भारत, उसके कोस्टल एरिया की बात कर रहा है, उसके कोस्टल लेंथ की बात कर रहा है। तो ठीक है, इस बार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। तो इसका याद रखना है आपको। अगर पूछा जाए टोटल कोस्ट लाइन किसकी पूछ रहा है, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है। अगर मुख्य भूमि की बात कर रहा है तो हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है कि टोटल भारत के तटीय भाग की लंबाई तो होती है 7516, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए मुख्य भूमि की बात करें तो सिर्फ आपको इतना ही इंक्लूड करना है इस तरीके से। अगर आपको पूर्ण भारत की बात करें तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समूह को भी शामिल करना है। भारत के उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है। अब इसमें पूछ रहा है आपको नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो होता है इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल जो है ये भारत का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट या फिर उत्तरतम बिंदु। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो यह सिचुएटेड है काराकोरम पर्वतमाला, यानी कि जो सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर में ये वाला होता है आपका इंदिरा कॉल। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, काराकोरम पर्वतमाला में या फिर सियाचिन ग्लेशियर में। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपके लद्दाख में, जो पहले जम्मू कश्मीर का रीजन हुआ करता था, अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, तो यहाँ पे अभी लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का उत्तरतम बिंदु कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। हमने देखा था जब अक्षांशीय विस्तार देखा था और देशांतरी विस्तार, वहाँ पे हमने जो अपने पॉइंट है, ठीक है, फर्दर मोस्ट पॉइंट हमने देखे थे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो भारत का उत्तरतम बिंदु है ये कितने डिग्री पे अक्षांश पे लोकेटेड है। तो यह है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 37.6 यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिकेशन नॉर्थ, यन यानी डिसाइड करता है या फिर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो भारत है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में या फिर उत्तरी गोलार्ध में है। मुख्य भूमि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मुख्य भूमि यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका केप मेमोरिन या फिर कन्याकुमारी। कभी कभी एग्जाम्स में कन्याकुमारी भी दिया जाता है या फिर केप मेमोरिन, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह होता है आपका मुख्य भूमि भारत का। यहाँ पे क्वेश्चन जो कर रहा है ये मुख्य भूमि भारत की बात कर रहा है, इसलिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लोकेशन इसकी देख लीजिए एक बार, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये है आपका केप मेमोरिन, ये होता है आपका मुख्य भूमि भारत में दक्षिणतम बिंदु। अगर आपको भारत का दक्षिणतम बिंदु या फिर मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट की बात करें, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, ये देखिए आपको अंडमान निकोबार में आपको दिख जाएगा, ठीक है। मुख्य भूमि की बात करें तो आएगा आपका केप मेमोरिन। अगर भारत की बात करें तो आ जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ये दोनों ही पॉइंट थोड़ा से कंफ्यूजिंग है, आपको थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा। इस बार भारत की बात कर रहा है, ठीक है, इस बार मुख्य भूमि भारत की बात नहीं कर रहा है। तो इस बार देखिए अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो उस समय में आएगा आपका इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, जो पिग्मेलियन पॉइंट है यही है आपका इंदिरा पॉइंट, इसके ही नाम है
इंदिरा पॉइंट का ही नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दोनों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आप ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ये जो दोनों ही है एक ही नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। देखिए कहाँ पे है, लोकेशन देख लीजिए आप एक बार, ये होता है आपका इंदिरा पॉइंट, इसी का ही नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। इसके बारे में और डिटेल्स में देख लीजिए आप। जो पिग्मेलियन पॉइंट है उसी को ही हम पार्सन्स पॉइंट के भी नाम से इसको जानते हैं, इसी का ही नाम क्या है, पार्सन्स पॉइंट। और इसका नाम बदल कर 19 फरवरी 1984 को इंदिरा पॉइंट नाम कर दिया गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है सदर्न मोस्ट पॉइंट का। ठीक है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, इससे पहले आपने देखा है इसको। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। अब यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए। कौन सा है यहाँ पे, केबीतू। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए केबीतू का लोकेशन देख लीजिए आप, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में आपको देखेंगे यहाँ पे केबीतू, ये जो पॉइंट है यहाँ पे सिचुएटेड है। भारत के सबसे पूर्व बिंदु कितनी डिग्री देशांतर पर है। अब देखिए पूर्वी बिंदु है तो देशांतर भी होना चाहिए, तो इसका देशांतर आपको पूछा गया है, तो इसका देशांतर कितना होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कितना है इसका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो लिखा है यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये देशांतर पूछ रहा है। ठीक है, अगर देशांतर आया तो आपको आएगा ई, अगर आपको पूछा है अक्षांश तो यहाँ पे आ जाएगा एन। ठीक है, दोनों चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु, यानी कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आपका, गौर माता। ठीक है, ये कहीं बार गौहर माता या फिर गौहर मोती, इन दोनों ही नाम से देता है। लेकिन गौर करने वाली बात एक है कि अगर ये आप गौर माता देखोगे तो इसी को ही दूसरे नाम से हम सर क्रिक भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोटिस करना है या फिर नोट डाउन करना है। देखिए यहाँ पे आपको मैप में दिख जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हो, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसका नाम क्या है, गौहर मोती या फिर गौहर माता। ठीक है, दोनों तरीके से ये सर क्रिक गुजरात वाला जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है। अगला प्रश्न है भारत के सबसे पश्चिम बिंदु कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। अब यहाँ पे इसका देशांतर पूछा गया है, तो आपको चीज़ नोट करनी है, जैसे हमने इससे पहले भी देखा है। तो भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे लोकेटेड है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार में हमने इससे पहले देखा है, तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अब कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो भारत से एक ही रेखा है जो गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और ये भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है, यहाँ से गुजरती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 भागों में डिवाइड करती है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए इस तरीके से आपको दिख रही होगी, ये हमारी कर्क रेखा है और ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। लगभग ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एरिया वाइज लगभग 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है, ये भी एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा का जो मान है या फिर वैल्यू है वो कितना है, 23.5 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 मिनट। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, 23.5 या फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश को भूलना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हमको इसको बोलेंगे अक्षांश। ओके, इस तरीके से। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है कि कितने राज्यों से होकर ये गुजर रही है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से राज्य है वो भी चीज़ आपको याद रखनी है। देख लीजिए 8 जो राज्य है वो कौन से यहाँ पे नोट कर लो आप।
सबसे पहले देख लो, पश्चिम में आपको गुजरात दिख रहा होगा। गुजरात के बाद में राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ से होकर गुजरती है। इसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हल्का सा झारखंड। झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद में इधर देखिए, अब छोटा सा दिख रहा होगा आपको इधर, ठीक है, ये होता है त्रिपुरा। और यही सर बाद में मिजोरम। तो देखिए ये जो पूरे के पूरे राज्य जो दिख रहे होंगे आपको, ये पूरे के पूरे 8 राज्य से होकर गुजरते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 8 राज्य कौन से वो भी चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही एक चीज़ आपको फैक्ट याद रखना है कि जो कर्क रेखा है ये सबसे ज़्यादा जो लेंथ है इसकी, ये कहाँ पे होती है, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी है। और सबसे जो शॉर्ट है यानी कि सबसे कम, वो कहाँ से होकर गुजरती है, वो ये राजस्थान का, देखिए ये राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है, ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो जो अगरतला है, किसकी राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इसके पास की सबसे पास की जो राजधानी कहेंगे ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो इसको भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की मानक समय रेखा जिसको हम IST कहते हैं, इसका देशांतर कितना है। देखिए IST का देशांतर आपको सभी को पता होना चाहिए कि कितना है, यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अभी आप देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा नॉर्थ आएगा इस तरीके से, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कितनी वैल्यू इसकी, 82.5 डिग्री। इस तरह से देख लीजिए आप मैप में एक बार, यह है हमारी भारत की IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं, या फिर भारतीय समय मानक रेखा। इसकी वैल्यू किया है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। कहाँ से होकर गुजरती है, सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, तो भी आप भी देखेंगे हम। भारत का मानक समय या ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है। देखिए भारत का मानक समय जिसको हम IST कहते हैं, ठीक है, IST ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT से कितने घंटे आगे है। अगर हम GMT को 0 कंसिडर करें तो इससे ये जो IST है कितने घंटे आगे है, तो याद रखना +5.5, ठीक है, +5.5 यानी कि जो आपको दिख रहा होगा ये 5.5 घंटे आगे है। प्लस इसलिए है क्योंकि ये आगे है, ठीक है, +5.5 आपने देखा भी होगा कई बार इस तरह से लिखा जाता है। तो ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से कहाँ से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में बहुत बार ये वाला प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश से कहाँ से होकर गुजरती है। तो आपको कई बार प्रश्न में प्रयागराज के निकट नैनी इस तरह से दिखा जाएगा, या फिर मिर्ज़ापुर, ये दोनों ही प्रश्न में ऑप्शन रहता है, तो ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं इस तरह से। तो प्रयागराज के निकट जो नैनी है या फिर मिर्ज़ापुर है, यहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा IST जिसको कहते हैं हम, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। IST के बारे में पूछा है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये गुजरती है 5 राज्यों से होकर, ठीक है। कौन से राज्य है वो देख लीजिए एक बार। देखिए ये है आपकी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या फिर ये इसको कहेंगे हम IST लाइन, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी होती है या फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, 82.5 डिग्री। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य देख लीजिए कौन से ऊपर में दिख रहा होगा आपको, ये उत्तर प्रदेश या फिर UP। इसके बाद में MP का पार्ट है इसमें कुछ, इसके बाद में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है, ये उड़ीसा, और नीचे में आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। कितने हो गए टोटल 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है। ये वाला जो प्रश्न है ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की मानक रेखा है, ठीक है, IST है या फिर कर्क रेखा, ये दोनों एक दूसरे को सूरजपुर छत्तीसगढ़ में एक लोकेशन है सूरजपुर नाम की, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है। देखिए इस तरह से है, ये होती है आपकी IST लाइन और ये होती है आपकी कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दोनों ही एक दूसरे को एक बिंदु पे क्रॉस करते हैं जिसका नाम है सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। देखिए 2 तरह से प्रश्न आता है, आपको लोकेशन पूछता है, दूसरी जगह पे आपको राज्य पूछता है, तो वही है छत्तीसगढ़। एक चीज़ आपको याद रखनी है ना। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल। अब देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य है
और गुजरात जो है वो पश्चिमतम राज्य है, ठीक है, पश्चिम में। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे सूर्योदय या फिर सूर्यास्त सबसे पहले होगा और गुजरात में लेट होगा। तो ये जो दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो टाइम डिफरेंस पूछा है वो कितना होता है, 2 घंटे का, ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई सूर्य निकल रहा है कभी, तो निकलेगा तो उसके 2 घंटे के बाद में कहाँ निकलेगा, गुजरात में, ठीक है। इतना टाइम डिफरेंस होता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये आपको पता भी होगा, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा सा अगर अलग तरीके से आए तो आपको चीज़ों को याद रखना है। तो भारत का जो राजस्थान है, राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके साथ ही आपको अलग अलग तरीके से भी याद रखना है कि जो भारत के जो सबसे बड़े 3 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन से हैं, वो भी चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, वो होता है आपका मध्य प्रदेश। और जो तीसरा होता है वो होता है महाराष्ट्र, ठीक है। ये तीनों के तीनों राज्य आपको याद रखना है इस तरह से, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लो आप। जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसका लगभग देश का 10% भाग अकेला राजस्थान कवर करता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है। और भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 3 बड़े राज्य हैं वो कौन से वो चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए, भारत में जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा होता है, गोवा। गोवा का जो क्षेत्रफल है ये सबसे कम है और इसलिए सबसे छोटा राज्य भी बन जाता है। इसके अलावा आपको जो भारत के छोटे राज्य हैं उनका भी थोड़ा सा आपको होना चाहिए पता। देखिए, सबसे छोटा राज्य जो है गोवा, उसके अलावा सिक्किम, उसके अलावा त्रिपुरा और त्रिपुरा के अलावा नागालैंड। ये जो 4 राज्य है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा जो है गोवा, उसके बाद में सबसे छोटा सिक्किम। इनकी लोकेशन भी आपको दी गई है मैप में, आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इस बार केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी की बात कर रहा है। तो यूटी जो है सबसे बड़ा वो है हमारा लद्दाख। देखिए, पहले लद्दाख अलग हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं था, और अभी अलग अलग हो गए हैं सब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जो लद्दाख है ये सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी बन गई है या फिर यूटी बन गई है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसका लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे है, लोकेशन वाइज देख लीजिए, जो ऊपर में दिख रहा होगा आपको इस तरह से, ये होता है आपका लद्दाख। इसकी राजधानी क्या है, लेह लद्दाख, जिसको लेह कहते हैं, या फिर कारगिल। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा आपको पता चल गया लद्दाख है, तो सबसे छोटा भी पता होना चाहिए। सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो होता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है बहुत ही कम है। देखिए, लोकेशन के हिसाब से देख लीजिए कहाँ पे है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं ये द्वीप समूह हैं, इन्हीं को हम लक्षद्वीप कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है बहुत कम है, 32 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं। इसके अलावा इसका अगर हम डिस्टेंस देखें मुख्य भूमि भारत से, तो ये डिस्टेंस इस तरह से देखो, ठीक है, कितना है, 200 से 440 किलोमीटर के अंतराल पे, ठीक है। इसकी राजधानी आपको याद रखना है कवरत्ती, ठीक है। क्या राजधानी है, कवरत्ती। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स आपको याद रखना है कि अभी तक कितने राज्य बने हैं भारत में। टोटल राज्य है हमारे भारत में 28। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कौन से राज्य, वो भी चीज़ आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। टोटल केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज़ की बात कर रहा है। तो अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं, 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन से हैं वो भी चीज़ आपको याद रखना है, साथ साथ में उनके राजधानियाँ भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखी जाएगी। दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी जो है नई दिल्ली है। चंडीगढ़ है दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह है, लक्षद्वीप की कवरत्ती, पौंडीचेरी या फिर पुदुचेरी की है पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, और दादरा और नगर हवेली का और दीव जो है उनका है दमन। इसके साथ में आपको याद रखना है जो पोर्ट ब्लेयर है इसका भी नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अभी क्या है, श्री विजयपुरम, ठीक है। श्री विजयपुरम इसका नया नाम है, किसका,
पोर्ट ब्लेयर का। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। देखिए कितने जो राज्य हैं जिनकी बाउंड्रीज जो है सी कोस्ट से लगती है, ऐसा ये प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जो 9 राज्य हैं भारत के, जो 9 राज्य है इनकी जो कोस्टल लाइन है, कोस्ट लाइन है, ये समुद्री सीमा से लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कौन से वो चीज़ देख लो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 9 राज्य कौन से इस तरह से देखो, इनका जो बाउंड्री लाइन है तट सीमा ये समुद्र से लगती है। तो सबसे पहले देख लीजिए गुजरात, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैप में गुजरात है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरला, केरला के बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से पूरे के पूरे जो आपको राज्य दिख रहे होंगे ये पूरे के पूरे लगे हैं किससे, समुद्री सीमाओं से। आप साइड में भी देख सकते हो यहाँ के पूरी लिस्ट आपको दी रखी है। साथ ही अगर पूछो मैं आपको या फिर पूछा जाए एग्ज़ाम में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे गौर से तो आपको समझ में आएगा जो पश्चिमी तट है, पश्चिम तट में 5 राज्य हैं और वहीं पूर्वी तट पे 4 राज्य। ठीक है, जिनकी सीमा लगी है कहाँ से, समुद्र से। अगला प्रश्न है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्री तट से लगी है। देखिए अभी हमने देखे राज्यों की सीमा, अभी देख रहे हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा समुद्री तट से लगी है, तो कितने हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए लिस्ट में आपको दिख रहा होगा ये केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिख रहा होगा आपको दीव, दमन और दीव जो दादरा नगर हवेली वाला पार्ट है वो। इसके बाद में लक्षद्वीप इधर नीचे में, ठीक है। इसके बाद में अंडमान निकोबार यहाँ पे, और साथ ही जो दादरा नगर हवेली तो देख लिया आपने, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये जो इतने सारे जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी सीमा कहाँ लगी हुई होती है, समुद्र से लगी हुई होती है। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से राज्य से है, तो ये है गुजरात की। ठीक है, तो गुजरात की जो तट रेखा है या फिर तट रेखा की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, गुजरात की। अब आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो तट रेखा है या तट जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो लोकेशन आपको दिख रहा होगा गुजरात की, ये वाला लोकेशन। तो इसकी जो तट रेखा है ये सबसे लंबी है। अगर आपको पूछा जाए कितनी है तो वो है 1600 किलोमीटर। इसके बाद में देखिए भारत में किस राज्य की तट रेखा दूसरी नंबर पे सबसे लंबी है, यानी कि अब सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये चीज़ पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए जो तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु की जो कोस्ट लाइन है ये सेकंड नंबर पे आती है। सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद में तमिलनाडु। भारत में कौन से राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। अभी हमने देखे सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है गुजरात की, और जो सबसे छोटी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे छोटी जो तट रेखा है वो है गोवा की, शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से आपको दिख रहा होगा ये है गोवा, और इसकी जो तट रेखा है ये सिर्फ और केवल 160 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। देखिए कोस्ट लाइन जो होती है उसको भी याद रखना है आपको। साथ ही साथ जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं या फिर कोस्टल रीजन होते हैं उनके भी नाम आपको याद रखना है। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजिंग भी रहता है, तो इसको याद रखना है थोड़ा सा ध्यान से। अगर हम भारत के पश्चिमी समुद्री तट की बात करें, देखिए जो भारत है, भारत इस तरह से होता है। तो ये जो कोस्ट लाइन होती है ये होती है पश्चिमी भाग, ये होता है पूर्वी भाग। इनके नाम भी आपको पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये भी भारत के समुद्री तट का उत्तरी भाग, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है ये, जिसको कहते हैं हम कोंकण तट। ठीक है, आगे देखिए एक्सप्लेन करते हैं हम। ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा भारत का पूरा एरिया, समुद्री तट का भाग। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे आप, ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें गुजरात वाला रीजन, इसको कहते हैं हम कच्छ और काठियावाड़, जो कि गुजरात में है। ठीक है, इसके नीचे का महाराष्ट्र, गोवा और जो ऊपर का पार्ट दिख रहा होगा आपको कर्नाटक का, इसको कहते हैं हम कोंकण कोस्ट। ठीक है, और ये जो नीचे में दिख रहा होगा इसको हम कहते हैं मालाबार। ठीक है, तो याद रखना है कच्छ कटियावाड़, इसके बाद में कोंकण, इसके बाद में मालाबार। साथ ही अगर हम पूर्वी साइड में देखेंगे तो ऊपर का जो एरिया दिख रहा होगा आपको पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, इसको कहते हैं उत्कल।
नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा होगा आपको, इसको दिख रहे हैं आंध्र प्रदेश का हिस्सा जिसमें दिख रहा होगा आपको, इसको कहते हैं आंध्रा कोस्ट। और जो नीचे में दिख रहा होगा इधर, इसको कहते हैं हम कोरोमंडल। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो, कच्छ गुजरात वाला रीजन ये चीज़ होती है। ठीक है, एग्जाम में कौन सा रीजन पूछा जाता है आपको, एक तो आपको पूछा जाएगा कोरोमंडल और दूसरा मलाबार। कोंकण तट जो महाराष्ट्र वाला एरिया है इसको कहते हैं कोंकण तट, नीचे वाला मलाबार, ये होता है आपका कोरोमंडल, और इधर वाला आंध्रा कोस्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न है, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है। देखिए लॉन्गेस्ट बाउंड्री पूछा है यहाँ पे एग्ज़ाम में, तो ये प्रश्न भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जो बांग्लादेश की बॉर्डर लाइन है ये हमारे भारत देश के साथ में सबसे लॉन्गेस्ट है। कितनी है, 4000 किलोमीटर समथिंग कुछ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भी याद रखना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे पूरे लिस्ट में आपको दिख रहा होगा। इस तरह से देखिए ये जो पूरी की पूरी जो बॉर्डर लाइन है भारत में, अलग अलग देशों के साथ में बॉर्डर लाइन क्रिएट की है भारत ने। तो यहाँ पे बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है ये सबसे ज़्यादा लंबी है, 4096 किलोमीटर। इसके साथ में देखेंगे आप चाइना और पाकिस्तान, ये तीसरे नंबर पे हैं। इस तरह से इनकी बॉर्डर लाइन किलोमीटर्स में दी गई है। भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है। देखिए लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर लाइन है वो है अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में, लेकिन शॉर्टेस्ट किसके साथ में ये भी पूछा है। तो शॉर्टेस्ट जो है वो है अफ़गानिस्तान के साथ में। कितनी है ये, केवल और केवल 106 किलोमीटर्स। भारत की सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ कितनी है, यहाँ पे पूछा गया फिगर्स की कितनी लंबाई है इसकी, तो आपको पता होना चाहिए 4096 किलोमीटर। भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर एक दूसरे से मिलते हैं। कन्याकुमारी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कन्याकुमारी हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है। देखिए भारत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, पर्वतीय है, पठारी है, पहाड़ी है या फिर मैदानी है। उसी में अगर हम देखें तो जो पर्वतीय हिस्सा है भारत में वो कितना प्रतिशत है, 11%। 11% जो भाग है हमारे भारत का वो क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। इसके अलावा देखोगे आपको दिखने को मिलेगा कि जो पहाड़ी एरिया है वो है 18%। इसके बाद में 28% भाग जो है वो पठारी है, और मैदानी हिस्सा कितना है, 43%। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान कौन सा देश है। देखिए पहले नंबर पे तो चाइना है, सभी को पता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा भारत। पहले नंबर पे कौन सा आता है, चाइना। दूसरे नंबर पे भारत जनसंख्या की दृष्टि से। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। देखिए अभी जो प्रश्न है जनसंख्या का है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उसी पर बेस्ड ये डाटा आपको पूछा गया है। तो याद रखना है आपको 17.7% जो जनसंख्या का पार्ट है भारत में वास करता है या फिर निवास करता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। देखिए जो थार मरुस्थल है ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। थार मरुस्थल पता होना चाहिए कि भारत में स्थित है, प्लस कौन से राज्य में स्थित है, ये स्थित है हमारे राजस्थान की राज्य में। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। इसकी लोकेशन देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राजस्थान का इंडियन डेजर्ट, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। देखिए भारत में अगर इसकी बात करें तो जो राजस्थान का थार मैदान वाला एरिया है ये भारत में ज़्यादातर फैला हुआ है, इसके अलावा पाकिस्तान में भी है। तो भारत में जो फैला है ये 85% पार्ट इसका फैला हुआ है भारत में। बाकी का जो पार्ट है वो पाकिस्तान में फैला हुआ है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है कितना, 61%। ठीक है, कुछ भाग इसका फैला हुआ है पंजाब में, कुछ भाग फैला हुआ है इसका हरियाणा में। और अगर हम गुजरात में बात करें तो गुजरात के कच्छ के रण तक इसका कुछ भाग जो है वो फैला हुआ है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। देखिए हमने जो अभी देखे थे थार मरुस्थल, ये था हमारा हॉट मरुस्थल या फिर हॉट डेजर्ट। अब जो कोल्ड डेजर्ट है या फिर शीत मरुस्थल है वो कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछा जा रहा है। आपको ये चीज़ भी आपको याद रखना है। कोल्ड मरुस्थल ये सिचुएटेड है लद्दाख में। लद्दाख का जो भाग है इसको हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट या फिर शीत मरुस्थल। इसकी लोकेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ऊपर का जो पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये लद्दाख, इसी को हम कहते हैं एक ठंडा रेगिस्तान या फिर कोल्ड डेजर्ट। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के
किस राज्य से या फिर कहाँ से होकर गुजरती है। देखिए चुंबकीय विषुवत रेखा की बात कर रहा है। विषुवत रेखा जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो भारत के त्रिवेंद्रम जो स्थान है वहाँ से होकर गुजरती है। देखिए किस तरह से होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यह है हमारे भारत की लोकेशन, नीचे से देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो लोकेशन है त्रिवेंद्रम, यहाँ से चुंबकीय भूमध्य रेखा गुजरती है। अब चुंबकीय भूमध्य रेखा क्या होती है, देखिए चुंबकीय भूमध्य रेखा वह स्थान है जहाँ पर झुकाव 0 डिग्री होता है। देखिए आपको पता होगा जो अर्थ है, अर्थ किस तरह से टिल्ट है, सभी को पता है अर्थ टिल्ट है ना एक साइड से। देखिए इस तरह से अर्थ होती है, तो अर्थ का एक्सिस जो होता है इस तरह से होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अर्थ की जो एक्सिस होता है ये ऐसी इस तरह से झुकाव होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो इनका झुकाव देखोगे आप, इसको 0 डिग्री होता है। इस तरह से झुकाव जो होता है वो 0 होता है। उस चीज़ को हम कहते हैं विषुवत चुंबकीय रेखा। ठीक है, तो कहाँ से होकर गुजरती है, त्रिवेंद्रम। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले कौन सा सागर हुआ करता था। अभी जहाँ पे हिमालय खड़ा है वहाँ पे कभी ना कभी एक सागर हुआ करता था। ठीक है, ये कौन सी थियरी कहती है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, या फिर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। उसके अनुसार जो टेथिस सागर था वो कभी ना कभी जहाँ पे अभी आज का हिमालय पर्वत खड़ा है वहाँ पे वो टेथिस सागर हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप कौन से भूखंड का भाग है, देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ पे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो भारत महाद्वीप था, उपमहाद्वीप, वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा हुआ करता था। भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है, सबसे ओल्डेस्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो कौन सा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे जो पुराना है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार बहुत सबसे पुराना है या फिर सबसे ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न कह सकते हैं। अगर हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ये जो या फिर बाकी चीज़ों की बात करें तो ये बहुत नवीनतम है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ये प्रायद्वीपीय पठार। देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, ये जो दिख रहा होगा आपको ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जिसको हम डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन भी आपको दिख रही होंगी, मिडल में है ये। इसकी हाइट भी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, 600 से 900 मीटर तक की इसकी एवरेज हाइट होती है। ठीक है, और ये गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद में बना हुआ था। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, देखिए भारत की जो मेनलैंड एरिया की बात कर रही है तो ये रामेश्वरम द्वीप से इसको कौन अलग करता है, तो ये इसको पूछा गया है। तो जो पंबन चैनल है ये इसको अलग करता है, किससे, रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि भारत से। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। पंबन द्वीप कहाँ पे है, लोकेशन इसकी देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पंबन पास दिख रहा होगा, यहाँ पे ये भारत का हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये इधर भारत है। ठीक है, और इधर है श्रीलंका। इनको दोनों को इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नज़ारा, ये चीज़ है। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, रामेश्वरम द्वीप पे, और इसको पंबन जल संधि द्वारा अलग किया गया है। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया से। अगला प्रश्न है आदम का पुल या फिर एडम्स ब्रिज। ठीक है, एडम्स ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है। एडम्स ब्रिज जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। ये चीज़ को आपको याद रखना है, एग्जाम्स में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला प्रश्न है तो इसको आपको याद रखना है। एडम्स ब्रिज कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। देखिए कुछ चीज़ें और भी है एडम्स ब्रिज के बाद में। एडम्स ब्रिज को राम सेतु भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 48 किलोमीटर या फिर 30 माइल। ठीक है, कहाँ पे है ये लोकेटेड है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पे है, पंबन द्वीप पर स्थित है, इस चीज़ को भी याद रखना है। अभी रिसेंटली CGL के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ पूछी गई है, कौन सी, देखिए जो मन्नार की खाड़ी है ये दक्षिण पश्चिम एरिया दिख रहा होगा आपको, दक्षिण पश्चिम एरिया कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा दक्षिण पश्चिम एरिया, और ये नॉर्थ ईस्ट एरिया। इनको जो कनेक्ट करती है ये आपकी मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य या फिर पाक स्ट्रेट, इसको ये कनेक्ट करता है आपका एडम्स ब्रिज। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ये वाला चीज़ जो है ये इधर होता है आपका पाक जलडमरू मध्य या फिर पाक स्ट्रेट, और इधर मन्नार की खाड़ी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, पंबन द्वीप या फिर एडम्स ब्रिज। डंकन पास किसके बीच स्थित है, अब डंकन पास की बात कर रहा है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत बारी भी पूछा गया है। तो इसके बारे में याद रखना, दक्षिणी अंडमान द्वीप जो है और छोटा अंडमान द्वीप जिसको हम साउथ अंडमान कहते हैं
और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में कौन सा पास है? डंकन पास। इसकी लोकेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लोकेशन दिख रहा है देखो, ये जो नीचे में देखोगे आप, इसको कहते हैं हम साउथ अंडमान और इसको कहते हैं हम लिटिल अंडमान। इसके बीच का जो पैसेज दिख रहा है आपको, इसी को कहते हैं हम डंकन पैसेज या फिर डंकन पास। ठीक है, इनकी दोनों की लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है डंकन पास के बारे में। अगला प्रश्न है, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? द्वीप के बारे में देखेंगे, द्वीप जो वही वाला द्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव वाला पार्ट, तो ये गुजरात के तट पर स्थित है। गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप का नाम है दीव। लोकेशन देखना है आपको, तो देख लीजिए, लोकेशन आपको दिख रही होंगी, ये गुजरात का तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे स्थित है। दादरा नगर हवेली का एक पार्ट है ये, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो मन्नार की खाड़ी जो है ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? देखिए, आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए, जो भारत और भारत के बॉर्डर लाइन के जो नाम है, अलग अलग नाम रखा है हमने या फिर दिया गया है उनको, तो उनके नाम भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो बॉर्डर लाइन है, उनको नाम जो दिया है उसको कहते हैं हम रेड क्लिप लाइन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही दूसरे देशों के साथ में भी जो बाउंड्री लाइन है, उनके भी नाम आपको याद रखना है। देखिए, इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लाइन को कहते हैं हम रेड क्लिप और सर क्रीक। यहाँ पे जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा, यहाँ पे कौन सा हिस्सा? सिंधु नदी के डेल्टा पर स्थित, इसको कहते हैं हम सर क्रीक, बाकी को कहते हैं हम रेड क्लिप। यहाँ पे हल्का सा दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया, इसको कहते हैं हम डूरंट लाइन। वहीं अफगानिस्तान और इंडिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, उसको भी कहते हैं हम डूरंट लाइन। ये इधर दिख रहा होगा कुछ बांग्लादेश और इंडिया के बीच का, इसको कहते हैं हम रेड क्लिप लाइन। जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच की बॉर्डर को कहते हैं रेड क्लिप, वैसे ही इंडिया और बांग्लादेश की लाइन को भी कहते हैं हम रेड क्लिप लाइन। साथ ही चाइना और इंडिया के बीच की जो सीमा है, उसको कहते हैं हम मैकमोहन लाइन। तो इन सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में ये बार पूछे भी गए हैं। प्रश्न देख लीजिए, भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? अभी हमने देखा था, भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? डूरंट रेखा। भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? अभी देखिए हमने मैकमोहन लाइन, जिसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। भारत तथा बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? वही जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लाइन है, उसी को कहते हैं हम रेड क्लिप लाइन। भारत और बांग्लादेश की लाइन भी सेम नाम से है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है? तो वही चीज़ है जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भारत को लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। उसकी वैल्यू क्या है? 23.5 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 मिनट। ये चीज़ आपको याद रखना है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है या फिर सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? वो कितने राज्य है? वो पूरे के पूरे 8 राज्य हैं। देखोगे आपको पता चल जाएगा, 8 राज्य यहाँ पे देखोगे आप, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन 8 राज्यों की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा टच होकर जाती है। साथ ही साथ दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को टच होकर यूपी की लाइन जो है, बॉर्डर लाइन, वो टच होकर निकलती है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है ये, यहाँ से प्रश्न भी आए हुए हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? देखिए, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है। सर्वप्रथम इंडिया जो शब्द है, इसका प्रयोग किस भाषा में किया गया है? तो ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो इसका ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि दक्षिणी नोक। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु कहाँ पे स्थित है? तो ये है पाक जलडमरू मध्य, जिसको कहते हैं हम पाक स्ट्रेट, यहाँ पे स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार को। 10 डिग्री चैनल कहते हैं इसको दूसरी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेपा के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश जो है
इसको हम नेपा के नाम से पहले यहाँ पे जाना जाता था इसको, तो इसका दूसरा नाम क्या था, नेफा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, साथ ही साथ पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तरी पूर्वी जो गोलार्ध है यहाँ पे लोकेटेड है भारत। न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के बीच या फिर मध्य विवाद का कारण है, तो न्यूमोर द्वीप जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा या फिर टेरिटरी वाटर समुद्री तट से कितने मील दूरी तक है। देखिए, भारत की जो समुद्री तट सीमा होती है वो लगभग 12 मील तक अंदर समुद्र के अंदर होती है, जहाँ तक भारत का या फिर किसी भी देश का क्या होता है वहाँ पे आधिपत्य हो सकता है। कितना होता है वो, 12 मील होता है। साथ ही देखिए, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र या फिर जिसको कहते हैं हम दूसरी भाषा में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक दूरी तक फैला हुआ होता है, तो ये लगभग देखो 200 मील तक का इसका डिस्टेंस होता है, ये जो फैला हुआ होता है समुद्री क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर का वह राज्य है, वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, वह क्या कहलाता है, तो जो जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट है जिसको चीन ने अवैध तरीके से हथियाया हुआ है वो अक्षय चीन कहते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट का नाम क्या क्या है, तो यहाँ पे देखोगे आप तो आपको देखने को मिलेगा ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ये तीनों के तीनों जो नाम है ये इंदिरा पॉइंट के नाम है। तो तीनों के तीनों ये जो है इसका नाम है, तो याद रखोगे इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम। भारत में वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो जो सियाचिन है, सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो काला पानी किसको कहते थे हम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहते थे काला पानी। निम्न में से कौन से भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं, बैरन और नरकुंडम। तो बैरन के बारे में एक चीज़ पता होना चाहिए आपको, जो बैरन द्वीप है ये अभी भी एक्टिव है। 2005 में इसका विस्फोट हुआ था, उसके बाद से लगातार ये अभी भी लावा यहाँ से निकल रहा है। साथ ही अगर नारकोंडम की बात करें तो ये अभी शांत स्वरूप में है। ये दोनों के दोनों 2 द्वीप हैं, ये भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के टॉपिक और एमसीक्यूज। होप आपको बहुत अच्छे हेल्प मिलेंगी इस टॉपिक से। भारत के विस्तार और स्थिति से रिलेटेड हमने देखा। इस वीडियो को आपको फिर से देखना है, रिवीजन करना है, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस छूटे नहीं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले टॉपिक।